हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है आज के बायोलॉजी सेशन में। और आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये कक्षा 12वीं साइंस बुक का एक चैप्टर है। तो हमने जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन की या किस प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसके अलावा हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में भी चर्चा की। ठीक है, फिर हमने गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस में बारे में चर्चा की, जहां पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस के बारे में पढ़ा। और पिछले लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं। और इसके अलावा हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस जो टॉपिक्स थे उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन से। तो अब हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में पता है। हमें पता है स्पर्म में हेड होता है, ठीक है, जिसमें एक्रोसोम मौजूद होता है। अभी एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो अब हम देख पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है वो, अगर आप हमने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा था, तो फेलोपियन ट्यूब के अलग अलग रीजन्स होते हैं। ठीक है, उनमें से एक रीजन होता है एम्प्यूलरी रीजन, या एम्प्यूला भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि हम फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे फ्यूजन होती है दो गैमीट्स की, तो इसे हम बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। कौन से दो गैमीट्स? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। स्पर्म होता है मेल गैमीट और ओवम होता है फीमेल गैमीट। ठीक है, तो आइए अब हम दोबारा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले होता है प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अब गैमीटोजेनेसिस के बाद अगर हम पुरुष की बात करें तो उसमें शुक्राणु बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। और फीमेल की बात करें तो उसमें ओवम या उसमें एग बनेंगे। ठीक है, अब गैमीटोजेनेसिस के बाद अगला प्रोसेस होता है, तो ये हो गया, पहला हो गया। इसके बाद हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। अब गैमीटोजेनेसिस के बाद हो गया फर्टिलाइजेशन, जहां पे क्या होगा, ये जो गैमीट्स बने हैं इनका फ्यूजन होगा। ठीक है, और फ्यूजन का होता है एम्पुलर रीजन में होता है फेलोपियन ट्यूब्स के। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, इसके बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है या नेक्स्ट स्टेप होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, जहां पे जाइगोट एम्ब्रियो में परिवर्तित होता है और एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन होती है, जिसकी वजह से एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वो क्या करता है, स्पर्म को ओवम में एंटर करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक्रोसोम की मदद से वो ओवम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो एक्रोसोम में क्या होते हैं, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी एंजाइम्स क्या करते हैं, जो ओवम की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और उनकी ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है, स्पर्म जो है वो ओवम में एंटर करता है। और जो स्पर्म का हेड होता है वो एंटर करता है। स्पर्म का कौन सा पार्ट? स्पर्म का जो हेड रीजन होता है वो ओवम में एंटर करता है। ठीक है, और जो बाकी के पार्ट होते हैं, जो टेल होता है, मिडल पीस होता है, नेक होता है, वो डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेड रीजन जो होता है वो एंटर करता है या वो प्रवेश करता है ओवम में। ठीक है, और जो बाकी के पार्ट है, जो नेक पार्ट है, जो मिडल पीस है, ठीक है, और जो टेल होती है वो डीजनरेट कर जाती है।
ठीक है। अब क्या होता है, जब हेड एंटर करता है तो जो स्पर्म का जो प्रोन्यूक्लिया होता है और जो फीमेल का जो प्रोन्यूक्लिया होता है उसमें फ्यूजन होती है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें जो स्पर्म और जो ओवम होता है उसकी फ्यूजन होती है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियर ऑफ स्पर्म एंड ओवम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है। तो इससे पहले क्या होता है, जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये हम प्रो न्यूक्लियाई भी उसे बोल सकते हैं, उसकी फ्यूजन होती है ओवम के प्रो न्यूक्लियाई से। ठीक है। तो और उन दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। तो हम लिख सकते हैं ये मेल गैमीट है जो कि हैप्लॉइड होगा, और ये हो गया फीमेल गैमीट। ठीक है। ये फीमेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मींस इसमें 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। ठीक है। यहाँ पे भी स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे और इनके फ्यूजन से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 क्रोमोसोम आएंगे मेल से और 23 क्रोमोसोम आएंगे फीमेल से। ठीक है। तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम मौजूद होंगे, 46 क्रोमोसोम्स इसमें मौजूद होंगे। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। क्लियर है ये। तो ये था फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं हम इम्प्लांटेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा इम्प्लांटेशन। ठीक है। अब इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो जाइगोट बना था जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्लीवेज होती है। ठीक है। इसमें काफी डिविजन्स होती हैं और क्लीवेज होती है। ठीक है। एज इट मूव्स थ्रू दी ओविडक्ट, ओविडक्ट का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। ठीक है। अब जाइगोट जो बना था वो एक यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। आपको यह भी याद रखना है, जो कि जाइगोट होता है वो एक यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल का बना होता है। यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होती हैं काफी सेल डिविजन्स होती हैं और इसमें क्लीवेज होती है। ठीक है। और ये क्लीवेज ये होती रहती है जैसे जैसे ये जाइगोट मूव करता है ओविडक्ट के थ्रू। ठीक है। और जो डिवाइडिंग जाइगोट को हम बोलते हैं मॉड्यूला। तो ये पहली स्टेज होती है मॉड्यूला। ठीक है। तो जाइगोट क्या बनाएगा, वो मॉड्यूला बनाएगा सबसे पहले, और मॉड्यूला फर्दर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है। तो पहले था जाइगोट, अब जाइगोट में क्लीवेज होगी, वो बनाएगा मॉड्यूला। ठीक है। और मॉड्यूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट होता है, इसे हम अर्ली एम्ब्रियो भी कह सकते हैं या फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, या इसे हम बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियो, क्योंकि जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो ब्लास्टोसिस्ट को हम बोल सकते हैं अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है। तो ये सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि जाइगोट भी डिप्लॉयड होता है, तो मॉड्यूला भी डिप्लॉयड हुआ, ब्लास्टोसिस्ट भी डिप्लॉयड हुआ, यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है, उसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर सेल मास। तो ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट की बनी होती है और इसके अंदर एक मास ऑफ सेल्स मौजूद होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो इम्प्लांटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो इम्प्लांटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अटैचमेंट ऑफ
ब्लास्टोसिस्ट थ्रू ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट अटैच्ड होती है तो हम यहां पे लिख सकते हैं थ्रू ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, टू द एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है वो इनरमोर लेयर्स है किसकी, यूट्रस की। इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब जो इनर मास होता है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट करता है एम्ब्रियो में। तो हमने देखा था जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट की मदद से ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम में से अटैच कर जाता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब जो इनर मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का वो डिफरेंशिएट करता है एम्ब्रियो में। ठीक है, अब जो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होना। डिफरेंशिएशन की मदद से जो पहले सेल्स जो होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि वो अब स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। ठीक है, वो एक विशेष प्रकार का फंक्शन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के बाद जो सेल्स होते हैं वो अक्वायर कर लेते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, और जो इनर मास है ब्लास्टोसिस्ट का वो डिफरेंशिएट कर जाता है फिर एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो में और डिविजन्स होगी और वो एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एम्ब्रियो विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्चुरेशन के बारे में। तो अब क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो आइए दोबारा अब हम लिखते हैं, पहला प्रोसेस था गेमीटोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद था तो ये सारे मेजर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने आपको एम्ब्रियोजेनेसिस बताया था, तो एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले आप लिख सकते हैं इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, या आप सीधा लिख सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सो यहां पर एम्ब्रियो जो बना वो डिफरेंशिएट करेगा और इट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसके बाद होता है पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन होता है गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। ठीक है, यानी कि जो नया जो बेबी होता है उसको बॉर्न करना या नए बच्चे को जन्म देना। ठीक है, तो बच्चे को जन्म देना इसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, और हिंदी में हम पार्चुरेशन को बोलते हैं प्रसव। ठीक है, अब आपको पता है जो जेस्टेशन पीरियड होता है, अगर हम इंसानों के बारे में बात करें, मनुष्य में या जो फीमेल्स होती हैं ह्यूमन फीमेल्स, उसमें जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है। अब जेस्टेशन पीरियड के दौरान क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है जो कि 9 महीने के लिए होती है, और जेस्टेशन पीरियड के बाद जो बच्चा होता है उसका जन्म होता है, और इस प्रक्रिया को यानी कि बच्चे के जन्म को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल को हम बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू बर्थ कैनाल इट इज नोन एज इट इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनन नली के माध्यम से, ठीक है, किसी भी बच्चे का जन्म होना, इसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है कि काफी न्यूरो एंडोक्राइन एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो बच्चे का जन्म होता है, और यहाँ पे काफी हॉर्मोन्स भी। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज करेगा, ये हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, एक ऐसा हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ठीक है, ये जो रिलैक्सिन है ये यूट्राइन की जो मसल्स होता है उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, ये जो यूट्राइन मसल्स होता है
उसकी रिलैक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब फीमेल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है, इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है। ठीक है, अब एक तो मैंने आपको रिलैक्सिन बताया, और ऑक्सीटोसिन भी होता है। इसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ये जो पार्चुरेशन के टाइम रिलीज होता है, और इसकी वजह से यूट्राइन की जो वॉल्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बच्चा होता है उसका जन्म होता है। यानी कि वो जो महिला होती है उसके शरीर से वो बाहर निकलता है इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। ठीक है, तो बच्चे का निकास होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की मदद से जो यूट्राइन होती है या जो गर्भाशय होता है उसमें काफी कॉन्ट्रैक्शंस होती है, और उन कॉन्ट्रैक्शन के कारण बच्चे का निकास होता है। ठीक है, अब इसके बाद डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा फॉलोज। ठीक है, अब बात करते हैं हम लैक्टेशन के बारे में। अब जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा की मदद से जो फीटस होता है वो अटैच्ड होता है यूट्रस से। अब प्लासेंटा से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेबी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बेबी जो है वो न्यूट्रिशन लेता है प्लासेंटा से। ठीक है, तो प्लासेंटा बहुत जरूरी होता है। इसकी मदद से जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं लैक्टेशन के बारे में। ठीक है, तो लैक्टेशन में क्या होता है, आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान महिला स्तन ग्रंथियों का विभाजन होता है। ठीक है, और मिल्क की प्रोडक्शन होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है, तो लैक्टेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गर्भावस्था के अंत में दूध उत्पादन, ठीक है, जो कि मेमोरी ग्लैंड से होता है, इसको हम कहते हैं लैक्टेशन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन आप सिंपली कह सकते हैं। ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के एंड में होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है, और यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन होता है पहले, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। अब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो जो फीमेल का जो मिल्क है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो लैक्टेशन के इनिशियल डेज में प्रोड्यूस होता है, और इस कोलेस्ट्रॉम में काफी एंटीबॉडीज भी मौजूद होती हैं, जो कि जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बहुत सारे पैथोजन से। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, जो कि बहुत सारे पैथोजन, बहुत सारे आप कहते हैं जर्म्स, उनसे लड़ने में जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको मदद करती हैं। ठीक है, अब जो ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी कि जो स्तनपान है, जो स्तनपान है वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होता है जो बेबी होता है या जो न्यूबॉर्न होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम ये क्या होता है, फीमेल मिल्क को कहते हैं। ठीक है, जो कि मेमोरी ग्लैंड से के द्वारा बनता है। ठीक है, और ये इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में बनता है, और इसमें काफी मात्रा में एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, जो कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था लैक्टेशन। ठीक है, अब हम समराइज कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो ह्यूमंस हमें पता है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, और वो विविपेरस हैं, यानी कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस। विविपेरस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कि यंग वंस को सीधा बर्थ देते हैं। ठीक है, वो एग ले नहीं करते। ठीक है, एग ले होते हैं ओविपेरस। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग होते हैं, और वो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बारे में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी चर्चा की थी। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, फिर उसमें डक्ट सिस्टम मौजूद होता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी मौजूद होता है। ठीक है, तो टेस्टिस जो है ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है।
ठीक है, ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे मेल हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन्स। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, या आप बोल सकते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, यानी कि सहायक ग्लैंड्स। ठीक है, अब इस जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो सीमन प्रोडक्शन में मदद करते हैं। और ये जो एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है, या जो डक्ट सिस्टम होता है, वो इन स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस में मदद करता है। ठीक है, और फिर होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अगर हम बात करें डक्ट सिस्टम के बारे में, तो उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, वास डिफरेंस होता है, वास एपरेंशिया होता है, वास डिफरेंस होता है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट होता है। तो ये सब मिला के बनाते हैं डक्ट सिस्टम, जो कि स्पर्म की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है टेस्टिस से बॉडी के एक्सटीरियर तक। ठीक है, फिर होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया, और इनकी जो सिक्रीशंस है वो सीमन बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हमने चर्चा की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गई, और ओवरीज पेयर्स में मौजूद होती है। ठीक है, तो दो पेयर्स एक पेयर मौजूद होता है ओवरीज का। ठीक है, ओवरीज होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इनका फंक्शन क्या होता है, एग को प्रोड्यूस करना, ओवा की प्रोडक्शन, और हार्मोन्स भी ये सिक्रीट करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो ओविडक्ट्स, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, तो ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजाइना, ये सारे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये सारे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फिर एसेसरी डक्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि डक्ट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, और मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमरी ग्लैंड भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ही होते हैं। अब फिर हमने चर्चा की स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली सेल्स होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, और इनमें मियोसिस होती है, और मियोसिस की वजह से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। oogenesis में क्या होता है, oogonia होते हैं। ठीक है, और oogonia में मियोसिस होती है, जिसकी वजह से ओवम या एग सेल बनता है। ठीक है, फिर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करा। तो मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होता है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसके 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग फेज होता है, फिर होता है इसमें फॉलिकुलर फेज, फिर होता है ओव्यूलेटरी फेज, फिर होता है लुटियल फेज। ठीक है, अब उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। तो पहले गेमीट्स बनते हैं, गेमीट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, और इनकी फ्यूजन होती है एम्पुलर रीजन में, जो कि फैलोपियन ट्यूब्स में मौजूद होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अटैच कर जाता है एंडोमेट्रियम में, जो कि यूट्रस में मौजूद होती है। तो ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट यूट्रस से, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, जो कि 9 महीने, इसमें क्या होता है, जो फीटल की डेवलपमेंट होती है वो 9 महीने के लिए होती है। तो हम कह सकते हैं जेस्टेशन पीरियड होता है 9 महीने, जहां पे फीटस की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चे का जन्म लेना, इसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। और यहाँ पे जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और उसको जो
पैथोजेंस होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो जो मदर्स का जो मिल्क होता है, ठीक है, उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का बनना या मिल्क प्रोडक्शन को हम बोलते हैं लैक्टेशन। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है बढ़ते हुए न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स थी जो कि रिलेटेड थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। आप मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, और हम अब कंप्लीट कर चुके हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, और ये जो सारे प्रश्न हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो हम इन सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।